नमस्कार फोक्स, माय नेम इज सुशांत सानी एंड आज हम अपने एनरोल्ड एजेंट की बैच की फर्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। बिफोर वी गेट इनटू द टेक्स्ट, बिफोर वी गेट डीप डाउन इनटू योर किताबें, ठीक है, उससे पहले हम कुछ प्रीमाइस सेट करते हैं। हम कुछ प्रीलिमिनरी नॉलेज गेन करते हैं अबाउट यूएस टैक्सेशन, जो अभी हमें नहीं है, जो हमें होनी चाहिए। बिकॉज अगर मैं आपको स्टार्टिंग से ही आपका करिकुलम पढ़ाने लग जाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग सकता है और थोड़ा सा आपको बोरियत भी हो सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक बार ही समझाना चाहता हूँ कि यूएस टैक्सेशन की पूरी नींव क्या है, फाउंडेशन क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विद इट फर्स्ट। ये एक जनरल क्लास है, ये एक ओरिएंटेशन क्लास है। आवर फोकस इज टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ यूएस टैक्सेशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोजिंगली कोई इंसान है जॉन, ये जॉन है, एंड जॉन एक सैलरीड आदमी है। वो यूएसए के अंदर किसी एमएनसी के अंदर काम करता है एंड ही इज अ सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन को हर महीने क्या मिलता है? सैलरी मिलती है, राइट। वो जो उसकी सैलरी है वही उसकी इनकम है ना। आप अपने माइक्स ऑफ की जगह ऑन रख सकते हैं ताकि हम लोग डिस्कशंस कर सकें। कुमार ओके। जी, फहाद जी, रजत जी, हम लोग एक बार माइक ऑन रखेंगे हमारा, ठीक है, ताकि मेरे को रियल टाइम फीडबैक मिलता रहे आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे। है ना फहाद जी आप यहाँ पे? जी सर। और आप भी हैं कुमार जीत जी? हाँ हाँ सर। बढ़िया जी, बढ़िया। तो एक सैलरीड आदमी को थोड़ा सा मेरे से बातचीत करते रहिए, इंटरेक्टिव रहेगा सेशन। कोई डाउट आए कुछ आए तो मुझे रोक देना। तो जॉन एक सैलरीड आदमी है, तो उसको हर महीने क्या मिलता है अपनी कंपनी से? जिस कंपनी में वो काम करते हैं उस कंपनी से पर मंथ उन्हें सैलरी मिलती है, राइट। अब ये जो सैलरी है ये क्या है? दिस इज जॉन्स इनकम, ठीक है। दिस इज जॉन्स इनकम। तो जॉन की जो इनकम है वो आप लोग ये बताइए, जॉन की इनकम पे क्या यूएस की जो टैक्स अथॉरिटी है, यूएस की टैक्स अथॉरिटी जो बेसिकली यूएस के अंदर टैक्स लॉस को एनफोर्स करती है। टैक्स लॉस को क्या बोलते हैं पहले तो ये जान लीजिए। जितने भी टैक्स लॉज है ना जो आप पढ़ने वाले हैं इस करिकुलम के अंदर, अपने तीनों पार्ट्स में आप टैक्स लॉज पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी टैक्स लॉज है, sorry, हाँ जी, तो जितने भी टैक्स लॉज हैं उन्हें कहते हैं टैक्स कोड। टैक्स जितने कोड। भी टैक्स लॉज है उन्हें कहते हैं टैक्स कोड। टैक्स कोड आर योर टैक्स लॉज एंड ये टैक्स लॉज जो अथॉरिटीज बनाती हैं वही यूएस की टैक्स अथॉरिटी है। बट इस टैक्स कोड को यानी कि इस टैक्स लॉ को जो एनफोर्स करता है वो हमारा आईआरएस है, जो इन टैक्स लॉज को ठीक है, वो हमारा आईआरएस है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज इन टैक्स लॉज को एनफोर्स करता है। एनफोर्स करने का क्या मतलब है? क्या आप में से कोई गेस कर सकता है? अप्लाई करता है। अप्लाई करता है एज इन ट्रैफिक पुलिस होती है हमारे यहाँ पे। हाँ। जो ट्रैफिक पुलिस होती है क्या वो ट्रैफिक लॉज बनाती है? इम्प्लीमेंट करती है सर। इम्प्लीमेंट करती है। आईआरएस भी इम्प्लीमेंट करता है बने हुए टैक्स कोड जनता के ऊपर। तो वो मेक श्योर करता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस मेक श्योर करती है कि लोग हेलमेट पहन के बाइक चलाएं या स्कूटर चलाएं, वरना चालान कटेगा, है ना। रेड लाइट को जंप हाँ। करे वरना चालान कटेगा। वैसे ही आईआरएस मेक श्योर करता है कि जो इनकम टैक्स कोड है, जो आईटीसीए इनकम टैक्स कोड है, उस कोड को फॉलो किया जाए जनरल पब्लिक के द्वारा। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं
तो फिर एक तरीके से चालान कटेगा, यानी कि पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर। वो पेनल्टी कैसे हो सकती है? वो पेनल्टी फाइन भी हो सकती है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ठीक है? मतलब ओके। अगर आप लोगों, एज यू नो, जॉन पे वापस आते हैं। जॉन एक सैलरीड एम्प्लॉय है। उसने 12 महीने अपनी सैलरी कलेक्ट करी। हर महीने की सपोजिंगली उसकी सैलरी थी $10,000। तो उसने 12 महीने में 1,20,000 की सैलरी कलेक्ट करी। ये एक जी। लाख बीस हजार डॉलर की सैलरी जॉन को अपनी किस में दिखानी है? इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी है। अब बताइए, जॉन एक इंडिविजुअल है, जॉन कोई बिजनेस तो नहीं है ना। ना। इंडिविजुअल है। जॉन एक इंडिविजुअल है, तो उसको बिजनेस की टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी अपनी, या इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न भरेगी? इंडिविजुअल की टैक्स इंडिविजुअल। रिटर्न भरेगा। इंडिविजुअल भी करना पड़ेगा। तो ये जो आपका पार्ट 1 है ना, जो आप अपना फर्स्ट एग्जाम देंगे, ईए के 3 एग्जाम्स में से पार्ट 1, पार्ट 2, जी। पार्ट 3, पहला एग्जाम फोकस करता है ऐसे इंडिविजुअल्स पे जो इंडिविजुअल्स कुछ ना कुछ पैसे कमाते हैं, और कुछ पैसे कमाते हैं या तो जॉब करके या किसी और माध्यम से, सेल्फ एम्प्लॉयड रह के। ये लोग जो पैसे कमाते हैं उस पे इनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती है। ठीक है? इसमें सर सेल्फ एम्प्लॉयड भी आते हैं। जी हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड भी आते हैं। इंडिविजुअल है ना, क्योंकि एक बिजनेस तो नहीं बना हुआ। जी। अब कोई आदमी है हम्म। वहां पे बैठ के कोचिंग सेंटर खोल लिया उसने, अब वो पढ़ाता है वहां पे यूएस के अंदर। ठीक है? जी। तो अब अगर वो यूएस के अंदर पढ़ाता है, तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो होते हैं जो खुद ही अपने आप को एम्प्लॉय करके रखते हैं किसी बिजनेस के अंदर। जी। ठीक है जी? तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आप अपनी आईटीआर भरेंगे इंडिविजुअल वाली। आप अगर एम्प्लॉयड है, सैलरीड है, तो भी आप अपनी आईटीआर भरेंगे इंडिविजुअल वाली। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि कौन होते हैं वो इंडिविजुअल्स जो आईटीआर भरते हैं? जी सर। हाँ। अब अगर आपको ये समझ में आ गया कि इंडिविजुअल्स कौन है जो आईटीआर भरते हैं, तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इंडिविजुअल। सर हाँ जी। सर प्लीज वॉइस थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? लो आ रही है आवाज। स्लो आ रही है? जी। एक सेकंड, कुमार जीत जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ, ठीक ठाक आ रही है मुझे। अच्छा वेट, मैं थोड़ा पास रख लेता हूँ इसको। हाँ जी। अ, मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आवाज का सॉर्ट करता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ठीक है? हाँ जी। तो जो इंडिविजुअल्स को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है, उन इंडिविजुअल्स को एक फॉर्म भरना होता है। आईटीआर को यूएस के अंदर, इंडिविजुअल की आईटीआर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉर्म 1040। तो ये फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। एंड हम इसके बारे में एक नहीं, कई सारे चैप्टर्स में, पार्ट्स में चर्चा करने वाले हैं। तो 1040 तो आपकी रगों में बहने लगेगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। बाय द वे वी कंप्लीट आवर सिलेबस, आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। बट आई फॉर्म 1040 क्या होता है? जो इंडिविजुअल की आईटीआर होती है। बताइए, ये बात क्लियर है? जी। हाँ। चलिए, अब हम एक बेसिक बेसिक जानकारी लेते हैं कि आईटीआर के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे जाती है। सारी चीजों को हम तसल्ली से पढ़ेंगे, टेक्स्ट से पढ़ेंगे, किताब से भी पढ़ेंगे, हर जगह से पढ़ेंगे। लेकिन पहले हमें एक एसेंस पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है क्या और हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब हम बात करते हैं, क्या आप लोगों ने कभी इनकम स्टेटमेंट के बारे में सुना है? हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में सुना है? हाँ। जी। जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है जनरली? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक धंधे ने, एक बिजनेस ने कितना रेवेन्यू कमाया, उस रेवेन्यू के अंदर में से उसके एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं हम, जितने कमाए। हाँ। जी। हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके अंदर से हम टैक्स भी दे देते हैं। और फिर आ जाता है हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम है वैसा ही काम है।
ये हमें प्रॉफिट निकाल के दे देता है। लॉस आ रहा होगा तो लॉस निकाल के दे देगा। लॉस कब आएगा? जब हमारा रेवेन्यू कम है और एक खर्चे ज्यादा है ना? हाँ जी। तो ये होता है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लॉस के बेसिस पे बनता है? ये बनता है अकाउंटिंग लॉस के बेसिस पे। जैसे आपने सुना होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, है ना? हम्म, यूएस गैप्स होते हैं, आईएफआरएस होते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस बनता है अकाउंटिंग लॉस को फॉलो करके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके। लेकिन हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा जो एक इनकम टैक्स रिटर्न होती है, वो एक तरीके से एक इंडिविजुअल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म 1040 है, अगर आप उसकी एसेंस के बारे में जानना चाहें, फॉर्म 1040 क्या होता है? इंडिविजुअल आईटीआर। इंडिविजुअल वेरी गुड। इंडिविजुअल की इनकम टैक्स रिटर्न होती है। ITR। रिटर्न फॉर्म 1040 का कैसा दिखता है उस बारे में बात करते हैं। आपको जितनी भी कमाई हुई वो आपकी इनकम्स मानी जाएंगी। ठीक है? जितनी भी कमाई हुई वो आपकी इनकम्स मानी जाएगी, जिसके अंदर से आपको कुछ एक्सपेंसेस या फिर डिडक्शंस माइनस करनी अलाउड होंगी। कि आप कुछ एक्सपेंसेस और डिडक्शंस माइनस कर सकते हैं उसके अंदर से। फिर जो बचता है एंड में, वो बचती है हमारी टैक्सेबल इनकम। जैसे हमने अकाउंटिंग लॉस को फॉलो करके इनकम स्टेटमेंट बनाया तो हमें क्या मिला? हमें मेरा प्रॉफिट, है ना? अकाउंटिंग प्रॉफिट। हाँ वैसे ही जी। जब हम एक तरीके का सिमिलर लाइंस पे स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाते हैं, यानी कि हमारी इंडिविजुअल की आईटीआर बनाते हैं, यानी कि हमारा फॉर्म 1040 बनाते हैं, तो इसके अंदर हमें अकाउंटिंग लॉस से कोई लेना देना नहीं है। वी ओनली कंसिडर इनकम टैक्स कोड, आईटीसी, यानी कि हमारे टैक्स लॉस को फॉलो करते हैं हम। तो कितनी इनकम हमने कमाई, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें एज पर द टैक्स लॉस। जो हमने इनकम कमाई वो हमें दिखानी होती है। अगर हम इनकम छुपाएंगे तो मतलब हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, बिकॉज हमारी ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूएस गवर्नमेंट ने यूएस के बंदों को, यूएस की जनता को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि आप लोग अपना फॉर्म 1040 खुद बनाएंगे। आप लोग अपने फॉर्म को खुद भरेंगे। ऑब्वियसली सब नहीं भरते क्योंकि सबके पास नॉलेज नहीं होती। बट इंडिया की तरह यूएस में भी टैक्स भरना इज अ सेल्फ असेसमेंट मॉड्यूल। आप खुद ही अपनी टैक्स की आईटीआर भरते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, फहद जी, आप मुझे पहले एक बात बताइए। अगर आप जी। खुद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आप अपनी इनकम को ज्यादा दिखाना चाहेंगे या कम दिखाना चाहेंगे? कम दिखाना चाहेंगे सर इनकम को। आप अपनी इनकम को कम दिखाना चाहेंगे। बहुत सही। क्यों कम दिखाना चाहेंगे? क्योंकि आपको सपोजिंगली 30% का आप पे टैक्स रेट है। जी। ठीक है? सपोजिंगली 30% का आपका टैक्स रेट है। तो ये जो 30% का टैक्स रेट है, अगर आपकी एक बारी कम और ज्यादा इनकम के बारे में फिगर ले लेते हैं, $100,000, अगर आप अपनी इनकम को $100,000 दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप जी। बताइए, आप अपनी, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम, आपके कोई खर्चे अलाउड ही नहीं थे काटना, नहीं थे अलाउड, आप मान लीजिए अभी के लिए, तो आपके $100,000 पे आप क्या 30% का टैक्स देंगे? है ना? जी। टैक्सेबल इनकम का 30% आप टैक्स देंगे, मतलब आप क्या करेंगे? आप $30,000 का $30,000। टैक्स देंगे। है ना? जी। अब अगर आप इनकम किसी तरीके से अपनी कम दिखा सको, किसी तरीके से, हम हमारी इनकम को छुपा नहीं सकते। इनकम को छुपाना फ्रॉड है। फ्रॉड करेंगे तो उसके लिए पेनल्टी भी लग सकती है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है? हम एज एनरोल्ड एजेंट्स, जब हम एनरोल्ड एजेंट्स बन जाते हैं, तो हम जी। लोग ये सर्विसेज देते हैं। कैसी सर्विसेज? हम सर्विसेज देते हैं हमारे क्लाइंट्स को कि हम आपके टैक्स लाइबिलिटी को कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? इनकम तो कम करके दिखा नहीं सकते जबरदस्ती, है ना? जी। उसपे तो, वो तो फ्रॉड हो जाएगा, वो तो लॉ ही ब्रेक कर रहे हैं हम।
तो हम क्या जी जी करते हैं, हम टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मतलब हम हमारे क्लाइंट के पूरे साल की इनकम और एक्सपेंसेस को इस तरीके से प्लान करते हैं कि उस पे टैक्स लाइबिलिटी कम से कम बैठे। अब वो हम कैसे प्लान कर पाते हैं, वो हम तब प्लान कर पाते हैं जब हमें पूरा एनरोल्ड एजेंट का कोर्स आता होगा। हम जब हमारा जी पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे, तब हम कई सारे ऐसे तरीके जान जाएंगे जिसके कारण हम इस $100,000 की इनकम को $80,000 की इनकम दिखा पाएंगे। $80,000 की इनकम दिखा पाएंगे, वो भी सही तरीके से लॉस को फॉलो करके। जैसे कई बार हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की जगह आइटमाइज डिडक्शन लेंगे, इन बारे में हम जी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कई बार हम बंचिंग स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे। कई बार हम हमारे को एक पर्याप्त अच्छा स्टेटस लेके ज्यादा डिडक्शन ले सकते हैं अगर वो हमारे को फॉलो करता है तो ये सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इंडिया में सर जैसा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे काम करता है वैसे अमेरिका में एनरोल एजेंट करेगा वैसे जैसे ही। चार्टेड अकाउंटेंट इंडिया के अंदर काम करता है टैक्स का, जी जी वैसे ही यूएस के टैक्स का काम करता है, एनरोल एजेंट। या फिर एनरोल्ड एजेंट, या फिर वो आपका सीपीए। ये ही ये दो लोग हैं मेजरली जो ये काम करते हैं। और एनरोल्ड एजेंट के पास काम थोड़ा ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि एनरोल्ड एजेंट एक फेडरल लाइसेंस दे आपको मिलता है। एनरोल्ड एनरोल्ड एजेंट करने के बाद एक फेडरल लाइसेंस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस मिलता है, जिसके जी कारण आप लोग पूरे यूएस के अंदर 54 की 54 स्टेट से क्लाइंट ले सकते हैं और उनका काम कर सकते हैं। जी ठीक है। अब अगर आपने इसको टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग के टेक्निक्स को फॉलो करके रिड्यूस कर दिया 80,000 पे, तो अब आपको 100,000 की जगह $80,000 पे 30% का टैक्स देना होगा, क्योंकि टैक्स रेट तो चेंज नहीं होगा ना, टैक्स रेट तो जी वही है आपके लिए। तो अब आपको 30,000 की जगह कितना, 24,000। $24,000 का टैक्स देना पड़ेगा। आपने अपने क्लाइंट के ये करके क्या बचाए, $6,000 बचाए। $6,000। अब आपको समझ में आ गया कि एक एनरोल्ड एजेंट के अर्निंग पोटेंशियल्स कितने अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि ये जितना आप सेव करेंगे अपने क्लाइंट के लिए, आप उतना ही एक कट चार्ज करेंगे अपने क्लाइंट को, उतनी ही आप फीस चार्ज करेंगे ज्यादा। ठीक है। जी चलिए, तो ये ऐसा कुछ फॉर्मेट, एसेंस तो सेम है पीएनएल वाली, कि हमारे खर्चे माइनस होंगे हमारी इनकम्स में से वो खर्चे जो टैक्स कोड अलाउ करता है माइनस करने के लिए। ठीक है। जी एंड उसके बाद हम पहुंचेंगे हमारी टैक्सेबल इनकम पे। अगर मैं इसको थोड़े और टेक्निकल टर्म्स में बताऊं, ये सिमिलर चीज को अगर मैं थोड़ा और टेक्निकल टर्म्स में बताऊं, तो वो कैसा दिखेगा कुछ, उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आप कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम क्यों? अब जॉन थे हमारे सैलरीड आदमी, ठीक है। जी अब सोचिए फॉर एग्जांपल जॉन को जुए की लत है, ठीक है। तो जॉन गैम्बलिंग करते हैं, कसिनोज में जाते हैं, पैसा लगाते हैं, या फिर हॉर्स बेटिंग करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं। तो ग्रॉस जी इनकम, ग्रॉस क्या होता है, मिला के, कुल मिला के सब कुछ है ना। हाँ हाँ। ग्रॉस का मतलब होता है कुल मिला के सब कुछ। तो हम निकालेंगे जॉन की कुल मिला के सारी इनकम। अब हो सकता है कि जॉन सिर्फ अपनी सैलरी से कमाता हो, उसके साथ में हो सकता है उसके कुछ गैम्बलिंग के प्रॉफिट्स हो, क्योंकि यूएस में ये बहुत कॉमन है, लॉटरी जी टिकट्स जी और हॉर्स बेटिंग, घोड़ों की रेस पे पैसा लगाना, ऐसी चीजें जी यूएस में काफी कॉमन है, बहुत लोग करते हैं। गैम्बलिंग के प्रॉफिट हो सकते हैं, सैलरीज हो सकती है, और सोचिए। शेयर्स हो सकते हैं सर। हाँ जी, शेयर्स हो सकते हैं एग्जैक्टली मैं स्टॉक में। बता रहा हूं उन चीजों पे। हो सकता है कि जॉन के दादाजी ने कोई जमीन जॉन के नाम पे छोड़ गए हो, और वो जी जमीन पे जॉन ने एक अपार्टमेंट बनवाया हुआ है, और उस अपार्टमेंट को रेंट पे दिया हुआ है। तो हो रेंटल सकता है इनकम। जॉन की कुछ रेंटल इनकम भी हो। ठीक है। एक जनरल बात बता रहा हूं, जब रेंट के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हमारा पूरा चैप्टर आएगा, उस पे एक यूनिट आएगा। बट जी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्या रेंट कमाने के लिए आपको दिन से रात तक उस घर के बाहर खड़ा रहना पड़ता है जो रेंट पे दिया हुआ है?
नहीं। नहीं सर, तो रेंटल पैसिव इनकम इनकम। आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन से आप नहीं कमाते ना। जी, पैसिव इस इनकम। पार्टिसिपेशन से तो आपने अपनी सैलरी कमाई, क्योंकि आप डेली जी। ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं और उसके बाद आपको सैलरी मिल रही है। जी। रेंटल इनकम का क्या सीन है? रेंटल इनकम एक तरीके से एक पैसिव इनकम होती है। क्या होती है? पैसिव पैसिव। पैसे। इनकम। पैसिव मतलब जैसे सैलरी आपकी एक्टिव इनकम है, मटेरियल एक्टिविटी के कारण आप उसे कमा पा रहे हैं, आपको जी। एफर्ट डालना पड़ रहा है, आपको डेली ऑफिस आना जाना पड़ रहा है, आपको अपने बॉस की बात माननी पड़ रही है, उसका काम करना पड़ रहा है, ये जी। होती है सैलरी विच इज एन एक्टिव इनकम। बट रेंटल इनकम एक तरीके से मेरी करी हुई इन्वेस्टमेंट पे कमाई हुई इनकम है, राइट? जी। तो वो एक पैसिव इनकम मानी जाती है, मतलब इसके अंदर आप एक्टिव मटीरियली पार्टिसिपेट नहीं करते। ये बाइफरकेशन लॉ में क्यों हुआ एक्टिव और पैसिव इनकम का, ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, विद टाइम समझ में आएगी। जी। इसका भी अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम हमेशा जो भी पढ़ेंगे, हम लॉ मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि लॉ मेकर्स ने क्या सोचा होगा एक टैक्स लॉ को बनाने से पहले, जिसके कारण हमें चीजें रटनी ना पड़े, हमें याद ही रह जाए। ठीक है। एंड हम्म। और क्या इनकम का सोर्स हो सकता है? डिविडेंड्स हो सकते हैं। डिविडेंड, हाँ। डिविडेंड हो सकते हैं क्योंकि हमने किसी के शेयर में, स्टॉक में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो हमें डिविडेंड भी मिलेगा। जी। ठीक है। और क्या हो सकता है? वेरी गुड रजत। कैपिटल गेन्स हो सकते हैं। जैसे मेरे पास सपोजिंगली कोई स्टॉक थे, ठीक है, मैंने वो स्टॉक को खरीदे थे, मैंने वो स्टॉक को खरीदे थे $100 के हिसाब से। ओके। हम्म। $100 के मैंने शेयर खरीदे थे, जिनको मैंने फ्यूचर में $150 का बेच दिया। तो ये $50 का मेरा कोई डिविडेंड थोड़े ना है। ये तो मेरी वैल्यू अप्रिशिएट करी स्टॉक्स की, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिले। जी। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कैपिटल गेन। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं, क्या आप लोगों को ये ग्रॉस इनकम का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बेसिक, कि ग्रॉस इनकम मतलब, ग्रॉस मतलब कुल मिला के सारी इनकम जो जॉन की होंगी, एक इंडिविजुअल की होंगी। तो हाँ। इंडिविजुअल हो सकता है सैलरी से कमा रहा हो, गैम्बलिंग से कमा रहा हो, रेंटल इनकम से कमा रहा हो, डिविडेंड से कमा रहा हो, या हो सकता है उसने अपनी किसी इन्वेस्टमेंट को बेचा हो, या आप ये समझिए हो सकता है उसकी कोई जमीन थी, कोई प्लॉट था जो उसने 2010 में खरीदा था $10 लाख का। आज 2025 ने उसमें 2025 में उसने $25 लाख का बेच दिया, तो उसको $15 लाख का कैपिटल गेन हुआ। ठीक है। जी। इन्वेस्टमेंट जब हम हमारी ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा पे बेचते हैं, तो हमारा कैपिटल गेन होता है। और कैपिटल गेन भी तो इनकम ही हुई, जी। हाँ। ये भी ग्रॉस इनकम का पार्ट रहेगा। तो ये हम सबसे पहले निकालते हैं ग्रॉस इनकम। ठीक है। हमारी 1040 के लिए बताइए, आप क्या यहां तक मेरे साथ है? यहां तक की सारी चीजें क्लियर हाँ। है? हाँ। जी। बोथ ऑफ यू? यस। थ्री, चलिए। अब हमारी ग्रॉस इनकम निकल चुकी है, सपोजिंगली। हम क्या करेंगे? इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, जो एडजस्टमेंट्स हमें टैक्स लॉ ने सिखाई हैं, जो हम पढ़ेंगे विद टाइम, कि हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी ग्रॉस इनकम के अंदर। और वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास आएगी सामने हमारी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। ठीक है ओके। जी। हम्म। अब जब हमने एजीआई निकाल ली, इस एडजस्टमेंट्स के बारे में हम आराम से पढ़ेंगे, हमारे पास पूरे चैप्टर है इस पे। मैं अभी एडजस्टमेंट्स पे टाइम नहीं लगाना चाहता, बिकॉज वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे पूरा समय देना है आपके साथ। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं डिटेल में उसको वहीं पे छूना चाहता हूँ। तो हमने ग्रॉस इनकम के बाद एडजस्टमेंट्स कम कर दी और एजीआई निकाल दी। ठीक है, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम निकाल दी। अब जब हमने एजीआई निकाली, तो आपको एक बात बताता हूं कि गवर्नमेंट भले ही कैसी भी हो, आपसे ज्यादा टैक्स चाहती है हमेशा। प्लस आपसे टैक्स जल्दी से जल्दी चाहती है। वो तो कई बार चाहेगी कि भले ही आपको कुछ अगले साल के लिए भी मिल गया है ना इस साल में इनकम, तो उस पे भी टैक्स हमें अभी ही दे दो।
तो गवर्नमेंट की ये चीज, गवर्नमेंट की ये कूटनीति हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। क्या कूटनीति? कि भैया पहली बात तो मैं अपने टैक्स पेयर से जल्दी टैक्स लूंगी, दूसरा ज्यादा से ज्यादा टैक्स लूंगी। लेकिन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा किस चीज की टेंशन होती है बताइए जिंदगी में? गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टेंशन होती है अपनी छवि की, अपने पब्लिक अपीयरेंस की। लोग उनको कैसे परसीव परसीव करते हैं? क्यों? क्योंकि जनरली डेमोक्रेटिक नेशंस है सारे आज की डेट में। बाद में होगा क्या? सरकार अगली आएगी तो वोटिंग होगी, है ना? हाँ। तो पब्लिक के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना तो सरकार का जरूरी है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी जी। तो इस कारण से आपको मैं रीजन बता रहा हूं, ये रीजन कहीं नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज में है, ये कहीं रीजन नहीं लिखा कि ऐसा क्यों करती है सरकार। लेकिन ये इसके अलावा और कोई अच्छा रीजन नहीं है इस बात का कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने टैक्स पेयर्स के साथ, अपनी जनता के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखे और जनता की गुड बुक्स में रहे, ताकि अगले इलेक्शन में भी जनता उन्हें वोट करे। तो गवर्नमेंट क्या देती है आपको? गवर्नमेंट कहती है आपने अपनी ग्रॉस इनकम निकाल ली, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करवाती है टैक्स कोड, वो आपने कर दी, उसके बाद आपने एजीआई भी निकाल दिया। कहते हैं हमें आपके पूरे एजीआई पे टैक्स नहीं चाहिए, हम आपको सभी को एक सेट अमाउंट देंगे बेनिफिट का, कि इतने अमाउंट पे तो हम टैक्स लेते ही नहीं है जी, इसके ऊपर ही हम आपसे टैक्स लेते हैं। वो क्या होता है? वो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन डिपेंड करती है कि आपका स्टेटस क्या है। स्टेटस क्या है उस पर डिपेंड करती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि आप अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन से खुश नहीं है, ये ऑप्शन सिर्फ यूएस के अंदर है। कहते हैं अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन से खुश नहीं है तो हम आपको कुछ 5-7 जगहें बता रहे हैं, जैसे चैरिटी, जैसे मॉर्गेज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब लोन लेते हैं ना, आप लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट देते हैं। अगर आपने घर खरीदा है, अपना रेजिडेंस का प्लेस खरीदा है, तो उसके इंटरेस्ट। अगर चैरिटी है, या फिर अगर आपने कोई मेडिकल एक्सपेंसेस करे हैं, इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट कहती है कि या तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने एजीआई में से माइनस कर लेना, और अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन एजीआई में से माइनस नहीं करना चाहते तो आप एक काम करना, आप ये आइटम्स है ना, कुछ आइटम्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, जिन पे आप अगर खर्चा करो तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे सकती है, आपकी टैक्सेबल इनकम उतनी कम कर सकती है जिसके कारण आप कम टैक्स दो। जैसे चैरिटी, मॉर्गेज इंटरेस्ट, मेडिकल एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ 7.5% ऑफ एजीआई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, क्राइसिस। डिजास्टर यानी कि अगर कोई तूफान आ गया, बवंडर आ गया, क्योंकि आपने सुना है यूएस के अंदर बहुत ज्यादा टॉर्नेडोज आते हैं, जी 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 है ना? कोई वाइल्ड फायर लग गई, कोई सुनामी आ गई, और आपका जी। घर बार बर्बाद हो गया, तो उन चीजों के लिए गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है आपको। तो गवर्नमेंट कहती है अपनी पूरी एजीआई पे हमें टैक्स मत दो। अगर आपका 30% का टैक्स रेट है तो वो कह रही है इस पे मत दो, इसके अंदर से माइनस कर लो, या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन या तो आइटमाइज्ड डिडक्शन। आइटमाइज्ड डिडक्शन क्या होता है? ये जो आइटम्स दिए हुए हैं आपको, लेट मी हाईलाइट इट, ये जो आइटम्स दिए हुए हैं आपको, इन आइटम्स का सम कर लेना और उस अमाउंट को यहां पे माइनस कर देना। उसके बाद जो आपके पास आएगा दैट विल बी योर टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम एज द नेम सजेस्ट, ये वो इनकम है जिस पे आपको टैक्स देना है। तो आप इस पे क्या करेंगे? 30% का टैक्स पे करें। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई? जी सर। हम्म। ये फ्लो होता है जिस तरीके से टैक्सेबल इनकम क्या कहते हैं कैलकुलेट की जाती है।